नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जहांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के पाठ नंबर 3 उत्पादन और लागत के अगले टॉपिक के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति उत्पादन करता है तो उत्पादन के साधनों के साथ साथ क्या होती है, उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। और उत्पादन में परिवर्तन के आधार पर तो उत्पादन की कुछ अवधारणाएं हैं, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन। इन 3 अवधारणाएं हैं जिनके बारे में आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चों, उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। आपको पता है कि उत्पादन करने के लिए साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, जिससे उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। तो उत्पादन में परिवर्तन के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो अवधारणा है वो प्रतिपादित की गई है, और जो इस प्रकार है। पहली जो अवधारणा है कुल उत्पादन की है, यानी टोटल प्रोडक्शन यानी टीपी। दूसरी है औसत उत्पादन एवरेज प्रोडक्शन यानी एपी, और तीसरी है सीमांत उत्पादन यानी एमपी। तो इस प्रकार 3 अवधारणाएं है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनका विस्तार से वर्णन करेंगे और इनको विस्तार से समझेंगे। तो हम बात करते हैं कुल उत्पादन की। एक नंबर पे है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन। तो बच्चों समझना कुल उत्पादन क्या होता है कि एक निश्चित समयावधि में, ध्यान देना बच्चों, कि एक निश्चित समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके, ध्यान देना कि उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन हम प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। मतलब एक निश्चित समयावधि होगी और उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन सब के आधार पर जो कुल उत्पादन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। तो एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में उत्पादन के समस्त साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, परिभाषा। एक निश्चित समयावधि में उत्पादन के समस्त साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। एक निश्चित समयावधि में उत्पादन के समस्त साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एक निश्चित समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का या समस्त साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। अब कुल उत्पादन का सूत्र देखो, टीपी बराबर सिग्मा एमपी। सिग्मा एमपी क्या है, सीमांत उत्पादन साधनों का योग। यानी क्या होता है, कुल उत्पादन समस्त सीमांत उत्पादन साधनों का योग होता है, योग होता है। तो
टीपी बराबर क्या हो गया, सिग्मा एम पी, या टीपी बराबर होता है एपी इंटू परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। यानी औसत उत्पादन में हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को गुणा कर देते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। या समस्त सीमांत उत्पादन को जोड़ देते हैं तो भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो आपके कुल उत्पादन समझ में आया होगा कि एक निश्चित समयावधि में उत्पादन के सभी साधनों का प्रयोग करके जो कुल उत्पादन प्राप्त किया जाता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं। टीपी बराबर सिग्मा एम पी या टीपी बराबर एपी इंटू परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। तो कुल उत्पादन बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं अगले उत्पादन की, औसत उत्पादन की। अब हम बात करते हैं औसत उत्पादन। औसत उत्पादन बहुत इजी है। जब कुल उत्पादन में, ध्यान देना बच्चों, जब कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या का भाग देते हैं तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। नहीं, आपको क्या करना है, जो कुल उत्पादन है उसमें परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग लगाना है तो आपको औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देकर औसत उत्पादन कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देकर औसत उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यानी कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देकर औसत उत्पादन प्राप्त किया जाएगा। बहुत इजी है कि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग देते हैं तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो औसत उत्पादन का सूत्र क्या होगा कि औसत उत्पादन बराबर है कुल उत्पादन बटा परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। या AP बराबर TP अपॉन Q। तो बच्चों औसत उत्पादन आपके समझ में आ गया होगा कि कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देकर औसत उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यानी औसत उत्पादन बराबर क्या है, कुल उत्पादन में भाग देंगे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का, तो आपको औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। यानी AP बराबर TP अपॉन Q। अब बात करते हैं तीसरे सीमांत उत्पादन की। अब हम बात करते हैं तीसरे सीमांत उत्पादन की। तो वो सीमांत उत्पादन क्या होता है, किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में, ध्यान देना बच्चों, किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर, ध्यान देना बच्चों, किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में किसी
परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो बच्चों, सीमांत उत्पादन क्या होता है? किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में, ध्यान देना, किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई में परिवर्तन पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी परिवर्तनशील साधन की एक इकाई में परिवर्तन होगा तो कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा? सीमांत उत्पादन कहलाएगा। जो भी परिवर्तन होगा कुल उत्पादन में वह सीमांत उत्पादन कहलाएगा। तो सीमांत उत्पादन का सूत्र क्या होता है कि सीमांत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन में परिवर्तन बटा परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन। कभी कभी एग्जाम में सीमांत उत्पादन का सूत्र भी पूछा जाता है कि सीमांत उत्पादन का सूत्र बताइए। तो सीमांत उत्पादन का सूत्र क्या होगा? कुल उत्पादन में भाग देंगे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन का, तो आपको प्राप्त हो जाएगा सीमांत उत्पादन। तो कहने का मतलब है कि किसी परिवर्तनशील साधन की मात्रा में एक इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी कुल उत्पादन में परिवर्तन बटा परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन, यानी MP बराबर डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा TP क्या है? कुल उत्पादन में परिवर्तन। डेल्टा TP क्या है? कुल उत्पादन में परिवर्तन। और डेल्टा Q है परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन। एक सूत्र तो ये हो गया। और एक सूत्र दूसरा होता है इसका, MP बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। देखना बच्चों, दोनों सूत्र ध्यान से देखना। एक तो हो गया MP बराबर डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q, और दूसरा हो गया MP बराबर TPN माइनस TPN माइनस 1। तो इस प्रकार मैंने 3 उत्पादन बताए, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। तीनों की मैंने डेफिनेशन बता दी और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी, और तीनों के सूत्र मैंने बता दिए। और अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम सारणी बनाते हैं और रेखा चित्र के माध्यम से इनको और अच्छे से समझेंगे। तो अब बनाते हैं सारणी। अब हम सारणी बनाएंगे। तो सबसे पहले आएंगे, देखो आपको पता है कि अल्पकाल में एक साधन स्थिर रहता है और एक साधन परिवर्तनशील रहता है। तो यहाँ 2 साधन है, भूमि, श्रम, 2 साधन लिए। कुल उत्पादन यानी TP, सीमांत उत्पादन यानी MP, और औसत उत्पादन यानी AP। तो इस प्रकार हम सारणी बनाएंगे। तो इसमें एक साधन स्थिर रहेगा और एक साधन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 5। श्रम की एक इकाई है, ठीक है,
श्रम की 1 इकाई है। तो कुल उत्पादन है 5। तो एमपीपी क्या होगा, 5 होगा और एपीपी 5 होगा। क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तीनों के सूत्र लिखे थे, तो वो सूत्र एक बार यहाँ वापस रिपीट कर लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, टीपी तो क्या होता है, सिग्मा एमपी। एपी क्या होता है, टीपी अपॉन क्यू, यानी परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। यहाँ एल क्या है, परिवर्तनशील साधन, परिवर्तनशील साधन है। श्रम क्या है, परिवर्तनशील साधन, और ए भूमि है स्थिर साधन। और एमपी बराबर है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ठीक है, ये 5 रहेगी इकाइयां, ये 2 इकाई है। तो टीपी बढ़कर 12 हो जाता है। ध्यान देना बच्चों, टीपी बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गया। तो एमपी क्या होगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। वर्तमान इकाई का कुल उत्पादन 12 है और पिछली वाली का 5। तो 12 में से 5 एन जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। ठीक है, एक सूत्र इसका और भी था, एमपी बराबर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। देखना बच्चों, डेल्टा टीपी यानी कुल उत्पादन में परिवर्तन। तो देखो कुल उत्पादन में परिवर्तन कितना हुआ, 5 से 12 हो गए, 5 से 12 हो गए, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 7 का। तो मैंने यहाँ 7 लिख दिए। इकाई 1 से 2 हो गई, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 2 का, सॉरी 1 का परिवर्तन हुआ। 1 से 2 हो गई तो 1 का परिवर्तन हुआ। तो 7 में 1 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा, 7। यानी दोनों तरीके से आप निकालोगे एमपी तो मान क्या आएगा, ये समान ही आएगा। अब एपी की बात करते हैं, तो एपी क्या होता है, टीपी में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग दे देते हैं। तो 12 है, ठीक है, और परिवर्तनशील साधन की इकाई कितनी है, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, इसी प्रकार ये 5 रहेगी, ये हमेशा हर इकाई पे क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, ये 3 हो गई, तो 5 7 ये हो गया 21। ठीक है, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 12 से 21 हो गया, तो 9 का परिवर्तन हुआ। तो 9 और यहाँ इकाई 2 से 3 हुआ, 1 का परिवर्तन, यानी 9 हो गए। और 21 में 12 घटाएंगे तो भी 9 ही आएंगे। अब हम बात करते हैं एपी कैसे निकालेंगे। तो एपी देखो, 21 में 3 का भाग देंगे, क्यों, टीपी अपॉन क्यू है। ठीक है, तो 21 में 3 का भाग देंगे तो 7 आएंगे। ठीक है, ये 5 रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, ये 4 हो गई, ये 28 हो गई। ठीक है, तो देखो बच्चों कितने का परिवर्तन हुआ, 7 का। ठीक है, और यहाँ 1 का परिवर्तन हुआ, तो 7 में 1 का भाग देंगे तो 7 ही आएंगे, या ऐसी दौड़ 28 में 21 गए तो 7 बच्चे। ठीक है, इसी प्रकार 28 में 4 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। ठीक है, अब ये 5 रहेगी इकाइयाँ। ठीक है, ये बढ़कर इकाई 5 हो गई। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 30 हो गई। कितने का परिवर्तन हुआ, 28 से 30, 2 का परिवर्तन हुआ, 4 से 5 यानी 1 का परिवर्तन हुआ, तो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएंगे। इसी प्रकार 30 में 5 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, अब ये 5 ही रहेगी हमेशा, ये 6वीं इकाई हो गई, तो ये कितनी है, 30 ही है, यानी कोई बड़ी नहीं, उतनी की उतनी है। तो कितने का परिवर्तन हुआ, 0, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये कितने हो गए, 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 आएंगे। ठीक है, ये 5 इकाई है, ये 7 इकाई है। ठीक है, ये हो गई घटकर 28, तो कितना परिवर्तन हुआ, -2 का। ठीक है, और ये कितने हो गई, 4 हो गई। इसी प्रकार एक इकाई और ले लेते हैं हम, ये 8 हो गई, ये हो गई 21 हो गई, तो कितने का परिवर्तन हुआ, -7 का। और 21 में 8 का भाग देंगे तो मान आएगा 2.625। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपने एक चीज नोट की कि हमने एक सारणी बनाई और आपको सारणी अच्छे से समझ में भी आई होगी, और आप नोट भी कर लेना और समझना। ठीक है,
कि जो भूमि है वो स्थिर साधन है। भूमि क्या है यहाँ? स्थिर साधन है। ठीक है, जो हमेशा क्या रहता है, हर इकाई पे क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, यानी 5-5 ही रहेगा। जबकि श्रम क्या है? परिवर्तनशील साधन है। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी परिवर्तित हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक इकाई पे कुल उत्पादन 5 है, फिर बढ़ा 12 हो गया, फिर बढ़कर 21 हो गया, फिर बढ़कर 28 हो गया, फिर 30, फिर 30, फिर 28। तो एक बिंदु पर क्या होता है कि अधिकतम हो जाता है। एक बिंदु पर क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। जहां ये अधिकतम होता है उस बिंदु पर एमपी क्या होता है? शून्य होता है। एमपी होता है शून्य। ध्यान सुनना बच्चे, कि जहां कुल उत्पादन अधिकतम होता है उस बिंदु पर सीमांत उत्पादन शून्य होगा। तो देखो, कुल उत्पादन छठवीं इकाई पे ध्यान देना, छठवीं इकाई पे क्या अधिकतम है, तो उस बिंदु पर क्या सीमांत उत्पादन शून्य है। तो छठवीं इकाई पर क्या होगा? कुल उत्पादन अधिकतम होगा। फिर उसके बाद में क्या होता है? कुल उत्पादन इकाई बढ़ाने पर बढ़ने के बजाय घटते रहता है। देखो घटने लगा। तो इस प्रकार ये सारणी है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, जो आपके समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके वक्रों के बारे में भी। देखो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं परीक्षा में। चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे कॉलेज के एग्जाम हो, किसी प्रकार की एग्जाम होगी, उसमें कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने इनकी डेफिनेशन, सूत्र बता दिए, एक सारणी के माध्यम से आपको इनको अच्छे से समझा भी दिया। अब हम बात करते हैं, प्रत्येक के रेखा चित्र बनाएंगे इस सारणी के आधार पर। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं कुल उत्पादन का रेखा चित्र। तो देखो, यहां पर मैं लेता हूं परिवर्तनशील साधन की मात्रा। परिवर्तनशील साधन की मात्रा, और यहां पर मैं लेता हूं कुल उत्पादन। तो देखना बच्चों, ठीक है, कि इकाई कितनी है? 8 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। ठीक है, और कुल उत्पादन है अधिकतम 30। तो मैं 5 10 15 20 25 और 30। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इकाई पर उत्पादन कितना है? 5 है। तो देखो सारणी में देखते हो जवाब, और मैं वहां नोट करते जाऊंगा। ठीक है, एक इकाई में कितना है? 5। तो एक इकाई में है 5। 2 इकाई पे कितना है? 12 है। तो देखो 2 इकाई पे कितना हो गया? 2 इकाई पे है 12। देखो परिवर्तनशील साधन के 2 इकाई पे कितना है? 12 है। तो ये 10, ये हो गया 12 पॉइंट, नोट कर लिया। 3 इकाई पे है 21, ये तीसरी इकाई हो गई, और ये हो गया 20 के ऊपर 21। चौथी इकाई पे 28, ये चौथी इकाई पे हो गया 28। पांचवी इकाई पे है 30, तो पांचवी इकाई पे 30 हो गया। छठवीं इकाई पे भी 30 है, तो ये छठवीं इकाई पे 30 हो गया। सातवीं इकाई पे 28 है, ये सातवीं इकाई पे हो गया 28। और आठवीं इकाई पे 21, तो आठवीं इकाई पे हो गया 21। तो अगर हम रेखा चित्र बनाते हैं, रेखा चित्र इसका ऐसे बनेगा। तो ये बन गया रेखा चित्र हमारा कुल उत्पादन वक्र। ठीक है, तो कुल उत्पादन वक्र की आकृति कैसे हो गई? प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ा। ध्यान देना बच्चों कि कुल उत्पादन क्या होता है? प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है। देखो यहाँ पे पहले 7 की वृद्धि हुई, समझना एक बार आप, यहाँ 7 की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद में क्या हुई? 9 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 7 9, फिर उसके बाद में 7 की वृद्धि, फिर 2 की वृद्धि। देखो, तो प्रारंभ में क्या है?
बढ़ती दर से बढ़ता है, मतलब तीसरी इकाई तक क्या है, ये बढ़ती दर से बढ़ता रहता है, यानी यहां तक क्या है, बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर उसके बाद में घटती दर से बढ़ता है, और एक बिंदु पर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, और उसके बाद में धीरे धीरे क्या है, घटने लग जाता है। तो इस कारण से कुल उत्पादन की आकृति, ध्यान देना सब बच्चे, कि कुल उत्पादन की आकृति कैसे होती है, उल्टे यू आकार की, देखना उल्टा यू आकार है, देखो हो गया ना उल्टा यू आकार। तो इस प्रकार आपको कुल उत्पादन वक्र का वक्र भी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार है, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में प्रश्न भी पूछा जाता है, कुल उत्पादन वक्र के बारे में समझाइए। तो आपको सारणी बनानी पड़ेगी और सारणी के आधार पर इसका वर्णन करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको समझाया ना मौखिक रूप से, तो उसको आपको कॉपी में नोट करना है कि हमने रेखा चित्र में ओ अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा दर्शाई है, ओ वाई पर कुल उत्पादन को दर्शाया है, ठीक है। प्रारंभ में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी तीसरी इकाई तक बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर तीसरी इकाई से लेकर छठवीं इकाई तक वो क्या है, घटती दर से बढ़ता है, फिर छठवीं इकाई पर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे साधन की मात्रा, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसमें धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, वो घटने लग जाता है। तो इस कारण से क्या है, प्रारंभ में बढ़ता है, फिर अधिकतम हो जाता है, फिर घटने लग जाता है। तो इस कारण से इसकी आकृति कैसी होती है, उल्टे यू आकार की होती है। तो आपको कुल उत्पादन की आकृति समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं सीमांत उत्पादन की। देखो बच्चों, एक एक चीज समझना है और नोट करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीमांत उत्पादन की, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो सीमांत उत्पादन की हम बात करते हैं, तो ओ अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा, और ओ वाई पर सीमांत उत्पादन। यहाँ पे मात्रा हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और कुल सीमांत उत्पादन क्या अधिकतम 9 तक है, तो मैं क्या करें 10 तक ले लेता हूँ इसको, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। देखो सीमांत उत्पादन प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में एक इकाई में कितना है, 5 है, तो एक इकाई में मैंने 5 लिख दिया। दूसरी इकाई में कितना है, 7 है, तो दूसरी इकाई में मैंने 7 दर्शा दिया। तीसरी इकाई में कितना है, 9 है, तो मैंने 9 दर्शा दिया। चौथी इकाई में कितना है, 7 है, तो मैंने वापस 7 दर्शा दिया। पांचवी इकाई पे कितना है, 2 है, तो पांचवी इकाई पे सीधा 2 हो गया। फिर छठी इकाई पे कितना है, 0, ध्यान देना, छठवीं इकाई पे कितना है, 0, तो ये 0 इधर हो गया, ठीक है। फिर 7वीं पे -2, तो -2 क्या है, नीचे की तरफ आ जाएंगे, इस साइड आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर -2 मान लेता हूँ इधर, और यहाँ -7 मान लेता हूँ, ठीक है। फिर इधर 7 है, ठीक है, 8 पे। तो इसका वक्र कैसे बनेगा, ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए छठवीं इकाई पे 0 ऐसे बनेगा, ठीक है, छठवीं इकाई। तो इसकी आकृति है सीमांत उत्पादन वक्र, ठीक है। सीमांत उत्पादन वक्र क्या होता है, प्रारंभ में बढ़ता है, एक जगह अधिकतम हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता है और 0 हो जाता है, और 0 होने के बाद में ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इस यहीं दर्शा देता हूं मैं, औसत उत्पादन की, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन वक्र की आकृति भी कैसी होती है, सीमांत उत्पादन वक्र की आकृति भी उल्टे यू आकार की होती है। कैसी होती है, उल्टे यू आकार की। अब कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि सीमांत उत्पादन वक्र की आकृति उल्टे यू आकार की क्यों होती है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे सीमांत उत्पादन बढ़ता है, एक जगह अधिकतम हो जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसमें कमी
होने लग जाती है। इस कारण से इसकी आकृति होती है उल्टे यू आकार की। अब हम बात करते हैं औसत उत्पादन की। तो यहाँ परिवर्तनशील साधन की मात्रा आ गई, यहाँ पे औसत उत्पादन आ गया। ठीक है, तो अब हम दर्शाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। औसत उत्पादन देखो 5 6 8 में 7 तक अधिकतम है। ठीक है, तो मैं क्या करूँ 2 4 6 और 8 ले लेता हूँ अधिकतम। ठीक है, तो पहली इकाई पे 5 है तो पहली इकाई पे 5 हो गया, दूसरी इकाई पे 6 है, दूसरी इकाई पे 6 हो गया, तीसरी इकाई पे 7 है 7 हो गया, चौथी इकाई पे 7 है, फिर पांचवी इकाई पे 6 है, छठवीं इकाई पे 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ है। तो इसकी आकृति कैसे होगी? इसकी आकृति उल्टे यू आकार की होगी। तो एक कौन सा वक्र हो गया? औसत उत्पादन वक्र। ठीक है, औसत उत्पादन वक्र हो गया। तो इस प्रकार आपको मैंने तीनों वक्र समझा दिए। ठीक है, तो तीनों वक्रों की आकृति कैसे होती है? सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन, तीनों की आकृति कैसे होती है? उल्टे यू आकार की होती है, यानी ऐसी आकृति होती है, उल्टे यू आकार की होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के तीनों की डेफिनेशन, सूत्र अच्छी से समझ में आए, सारणी बहुत अच्छी से समझ में आई होगी और चित्र तो और अधिक अच्छी से समझ में आए होंगे क्योंकि मैंने आपको अच्छी से समझाया है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध को समझाइए। ठीक है, तो सारणी हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि सारणी के आधार पर ही क्या है संबंध को बताते हैं। ये सारणी नोट कर लेना आप बच्चों, और चित्र भी नोट कर लेना और इनका वर्णन स्वयं करना है। ठीक है, जैसे मैंने मौखिक रूप से आपको बताया वैसे आपको वर्णन करना है। अब है सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध। तो हम सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में संबंध को दर्शाए संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक रेखा चित्र बनाता हूं और उस रेखा चित्र के माध्यम से हम संबंध को समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे दो वक्र बनाए हैं। ए वाला वक्र है एपी और ए वाला वक्र है एमपी। अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ना कि एमपी नीचे की तरफ ज्यादा शून्य हो जाता है। ठीक है, और ये हो गई एमपी व एपी। ठीक है, और ये हो गई परिवर्तनशील साधन की मात्रा। ठीक है, यहाँ हम टीपी वक्र इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन में ही संबंध ज्ञात करेंगे। तो पहला संबंध देखते हैं हम। समझना सब बच्चों, प्रश्न पूछा भी जाता है इसका। पहला संबंध क्या है कि प्रारंभ में कुल उत्पादन, प्रारंभ में सीमांत उत्पादन, देखना बच्चों, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। तो प्रारंभ में सीमांत उत्पादन व औसत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, परंतु सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के ऊपर, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक होता है। इसलिए एमपी वक्र
एपी वक्र के ऊपर स्थित है। देखो पहला संबंध समझ में आ गया। इधर रेखा चित्र देखना कि प्रारंभ में सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ते हैं। परंतु जो एमपी होता है सीमांत उत्पादन, वो औसत उत्पादन की तुलना में तेज गति से बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ता है, यानी ये क्या होता है, अधिक होता है एमपी एपी की तुलना में। तो एमपी जो वक्र है वो एपी वक्र के ऊपर स्थित है। ठीक है, पहला संबंध आया समझ में। दूसरा जो हमारा संबंध है वो है, देखना बच्चों, कि जब एपी यानी औसत उत्पादन, एपी यानी औसत उत्पादन अधिकतम होता है। एपी क्या है, देखो जब एपी औसत उत्पादन इस बिंदु पर क्या है, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, तो एपी व एमपी दोनों बराबर होते हैं। ध्यान देना, जब औसत उत्पादन अधिकतम होगा उस बिंदु पर क्या होंगे, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों क्या होंगे, यानी एपी और एमपी दोनों क्या होंगे, बराबर के। दूसरा संबंध समझ में आ गया होगा। तीसरा संबंध है कि जब सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों गिरते हैं तो सीमांत उत्पादन तेज गति से गिरता है, अर्थात एमपी वक्र एपी वक्र के नीचे स्थित होता है। देखो एपी वक्र और एमपी वक्र दोनों गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से जो एमपी वक्र है वो तेज गति से गिर रहा है। इस कारण से क्या होता है, एमपी वक्र एपी वक्र के नीचे स्थित होता है। तो ये तीनों संबंध आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है आप आज का। औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। आज बहुत अच्छा इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।